नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुद। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज का मुद्दा आपके सामने रख देती हूँ। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बारूद के ढेर पर खड़ा है। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हाई लेवल बैठक होती है। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़े दावे करते हैं और दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। दावे है कि इराक के इरबिल से लेकर बहरीन, बंदर अब्बास, अवहाज और चाबहार तक इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमले हुए। कई अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जाने की बात सामने आई तो कहीं अमेरिकी कार्रवाई के दावे सामने आए। होर्मुज के आसपास भी तनाव चरम पर है। समुद्री सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं खड़ी हो गई है। इसी बीच ईरान की लंबी दूरी की मिसाइल और उनके परमाणु कार्यक्रम को लेकर कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। क्या ईरान अपनी सैन्य ताकत का नया प्रदर्शन कर रहा है? क्या अमेरिका अपनी रणनीति बदलने की तैयारी में है? और क्या पश्चिम एशिया एक बड़े युद्ध की ओर आगे बढ़ रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है या फिर दुनिया एक और बड़े सैन्य टकराव की दहलीज पर खड़ी है? आज हम बात करेंगे व्हाइट हाउस की रणनीति की। ईरान की जवाबी कार्रवाई के दावों के बीच होर्मुज से लेकर इरबिल तक बढ़ते तनाव की ओर, उस हर घटनाक्रम की जिसने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। इसी पर बड़ी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ डिटेल्स आपके लिए लेकर आए हैं, वो भी आपको बता दें। अमेरिका ईरान के बीच 7वें दिन भी जंग जारी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें। ईरान हवाज में अमेरिका की बमबारी सामने आई है। जोरदार धमाकों से इलाका दहला है। अहम ठिकानों को टारगेट करके हमला किया गया है। ये बड़ी खबर। जोरदार धमाकों से हवाज इलाका दहलता हुआ बताया जा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ यही तक सीमित नहीं है, कई अन्य ठिकाने भी है जहां पर इसी तरीके की जो है कार्रवाई की गई है और वो क्षेत्र भी दहलते हुए नजर आए। अमेरिका ईरान के बीच 7वें दिन भी जंग लगातार जारी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के चाबहार में भी हवाई हमला किया गया है। अमेरिकी सैनिकों की बमबारी यहां पर सामने आई है। बमबारी अमेरिकी सैनिकों द्वारा की गई। जोरदार धमाकों से चाबहार दहलता हुआ बताया गया। अहम ठिकानों को टारगेट कर अटैक करने की कोशिश की गई है। इससे पहले हमने आपको आवाज के बारे में बताया, अब चाबहार की डिटेल भी मिल रही है। यहाँ पर भी टारगेट सेट करते हुए भीषण अटैक किए गए हैं। यानी कि इस महायुद्ध की स्थिति में वो तमाम ठिकाने जहां अमेरिका अब सीधे तौर पर हमले कर रहा है। ईरान में चाबहार पर अमेरिकी सैनिकों ने जो बमबारी की है, भीषण बमों की वर्षा की है, उसके जरिए चाबहार दहलता हुआ बताया गया। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तारुफ करवा दूं आपको, ग्रुप कैप्टन आशीष साय सर हमारे साथ कनेक्टेड, कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान सर, मेजर विराट सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले साय सर, गुड मॉर्निंग और सभी का वेलकम। पहला प्रश्न आपसे, ईरान का ये पलटवार वाला जो सिलसिला था, ये भी पूरी तरीके से बदस्तूर जारी है, लेकिन अभी ये जो नई सीरीज के हमले अमेरिका ने इनिशिएट किए हैं, अगर अब आवाज़ की बात करें, चाबहार की बात करें, और भी कई ऐसे इलाके हैं, नॉट ओनली इन ईरान, और भी कई ऐसे ठिकाने जहाँ पर हिजबुल्लाह, हूती, हमास डेरा जमाए बैठे हैं, उन तमाम जगहों पर हमले क्या दर्शा रहे इस वक्त? जय हिंद ऋतु। मेरे हिसाब से तो अभी यूएस फोर्सेस जो अटैक कर रही हैं वो कंटेन्ड है सिर्फ ईरानियन टारगेट्स पे, क्योंकि हूती के साथ लीबिया में जो हो रहा है वो एक दूसरी चीज़ है, ऑल टुगेदर दूसरा चैप्टर है बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड हूतीज जो कन्फ्लिक्ट है, या ईरान कुछ कोशिश कर रहा है हूतीज को री आर्म करने का, प्रोबेबली प्रिपेयरिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फेज ऑफ एक्शन अगेंस्ट इजराइल। तो उस पे जो रेगुलर गवर्नमेंट है सऊदी की, उसको ऑब्जेक्शन है, तो वो एक दूसरा चैप्टर है। अमेरिकन फोर्सेस अभी ईरान के पोर्ट एरियाज को ही टारगेट कर रही हैं, और इन रिटेलिएशन ईरान की तरफ से जो
जॉर्डन पे, बहरीन पे, यूएई, कतार, अब तो ऑलमोस्ट सारों पे वो मार रहे हैं। वो छोटे छोटे प्रोजेक्टाइल्स हैं, जैसा कि पिछले 5-6 दिनों से हम देख रहे हैं, और मोस्ट ऑफ देम आर बीइंग इंटरसेप्टेड। हाँ, एक कोई सिविल होटल को लगा है, और 2 अमेरिकन बेसिस को माइनर डैमेजेस हैं, लेकिन उसके बारे में भी जो ईरान की आईआरजीसी क्लेम कर रही थी कि 4 अमेरिकन सोल्जर्स को मार दिया, वो अब क्लैरिफाई हो गया कि वो सारे झूठे प्रोपागेंडा थे। तो ये अभी भी फुल स्केल वॉर नहीं बोलेंगे, लेकिन ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को जो कल बोला है, इंडियन टाइम के हिसाब से परसों, बहुत लंबा इंटरव्यू दिया था, उसमें विविड डिस्क्रिप्शन था कि अगले 2 दिन हम उन पे और हवाई हमले करेंगे रात भर। एक्चुअली कल उन्होंने डे टाइम का अटैक किया है आफ्टर वेरी लॉन्ग, और कल रात को ईरान टाइम 9 o'clock तक वो हमले चले हैं, जिसके बाद सेंटकॉम ने बोला कि वी हैव कंप्लीटेड द 5th राउंड। तो वो एक स्पेसिफिक टारगेट लेकर चलते हैं, और उसके बाद प्रेस रिलीज देते हैं कि आज उन्होंने किन टारगेट्स को डाउन किया। कल वाले एक मेजर टारगेट में बंदर अब्बास में अच्छा हिट किया। तो ये स्कर्मिशेस चलते रहेंगे। ट्रंप ने बोला था कि 2 दिन और हम इनको तेजी से, मतलब वी विल हिट देम हार्ड, और उसके बाद उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि उसके बाद एनर्जी टारगेट्स को मारेंगे। और इसी के साथ बोला था कि ऑल द ब्रिजेस एंड द पावर जनरेटिंग प्लांट्स, जिसके बारे में तुरंत मीडिया में चर्चा शुरू हो गई, जो एंटी ट्रंप या एंटी अमेरिकन मीडिया है, कि ये तो वॉर क्राइम होगा, क्योंकि सिविलियन टारगेट्स को मारने में आप वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर हो जाते हैं। और उनका ये मंशा है एक पूरे टीम की कि ट्रंप को किसी न किसी तौर पे वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया जाए, ताकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर उनको जेल वेल, मतलब इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड अ डर्टी प्लान गोइंग ऑन ग्लोबली बाय द लेफ्टिस्ट। तो इस वजह से ये आवाजें कल से उठने लगी हैं, जब से उन्होंने फॉक्स न्यूज को बोला है कि हम, क्योंकि ट्रंप ने एक टैक्टिकल एरर किया, जब मिलिट्री टारगेट्स एंगेज होते हैं तो उस समय टैक्टिकल लेवल पे डिसीजन होता है कि आज हमारा ये प्रोग्रेस करना है, इतने किलोमीटर जाना है, तो इस ब्रिज को सिक्योर करना है या इस ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना है। तो दिस कैन बी जस्टिफाइड एज अ टैक्टिकल मिलिट्री एक्शन इन द वॉर जोन, तो ये वॉर क्राइम नहीं होता है। बट अगर आप पहले से बता देंगे कि हम ब्रिजेस को और पावर प्लांट्स को मारेंगे, तो ये इंटेंशनल स्ट्राइक टू सिविलियन टारगेट्स, और ये वॉर क्राइम है। जी, आप कुछ कह रही थी ऋतु। इसे इस तरीके से जोड़ा जाए दीवान सर कि अमेरिका और इजराइल लगातार इस बात से परेशान है कि इतनी स्थिति हो जाने के बावजूद भी ईरान हार नहीं मान रहा है। बिल्कुल फैक्ट है ये तो नई चीज नहीं है। अमेरिका को पहले से पता है कि कितना भी डैमेज करने की कोशिश करें ईरान को, ईरान घुटनों पे टिकने वाला नहीं है। और ईरान को भी सामने से पता है कि कितना भी सहले मार, वो युद्ध का मोड़ बदल नहीं सकता है, उस पर वर्चस्व नहीं पा सकता है। अच्छी बात यह है कि लड़ाई हो रही है, फिर भी कंट्रोल्ड एस्केलेशन का प्रतीक है। ये फुल फ्लेज वॉर नहीं है अभी भी। और सबसे जो, अगर इन्होंने सिविलियन टारगेट्स ईरान की, मतलब पावर स्टेशंस और डिसैलिनेशन प्लांट्स और ब्रिजेस और इस टाइप की चीजों को अगर इन्होंने, अमेरिका ने तबाह करने की कोशिश की, तो जरूर ईरान इस चीज को, दायरे को आगे बढ़ाएगा। हूती भी आगे आ जाएंगे। देखिए, हूती अगर आगे आ गए तो बाबेल मंडे बंद करेंगे, जैसे 2023, 24, 25 में भी हुआ है ये 2-3। लेकिन दीवान सर, एक प्रश्न इसमें और ऐड ऑन हो जाता है। कुछ हमने डिटेल्स भी ग्राफिक्स के माध्यम से चलाई थी, वो भी अगर दर्शक देख रहे होंगे उनके मन में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा। विराट सर, आपसे मैं चाहूँगी इस पर ज़रा क्लैरिटी आप दें। इस वक्त अगर देखा जाए, ईरान की जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है वो हिट करने के लिए कौन कौन से वो टारगेट्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में सेट हैं, जिसमें जोहानिसबर्ग हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या सीधे तौर पर अगर हिट करना कोई और कंट्री, अमेरिका जैसे सुपर पावर को, तो ये कितना क्रिटिकल हो जाता है, इसे समझना कितना इम्पोर्टेंट है? और क्या इससे दूसरे देश भी कुछ सीख ले रहे होंगे या कुछ सबक ले रहे होंगे कि इसमें इंटरवीन नहीं करना, या तो अमेरिका या इजराइल या फिर ईरान के पक्ष में एक मत होकर नहीं बोलना है, एक तरफ होकर? तो ऋतु जी, देखिए, इसमें एक चीज समझने वाली ये है कि जो अमेरिकन मेनलैंड है उसको हिट करना, तो देखिए फिलहाल में ईरान के लिए पॉसिबिलिटी है नहीं। पर जो बेसेस है, जो बाकी जो मिडिल ईस्ट में जो बेसेस हैं अमेरिका के, उनको ही हिट कर रहे हैं। और उसमें भी जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका के, सिर्फ उनको ही हमला करने का प्रयास चल रहा है। और आप भी देखिए कि जो हमले अमेरिका की तरफ से हो रहे हैं वो किन जगहों पे किए गए हैं। ये शायद अब थोड़ा सा इन्होंने एस्केलेट किया। अमेरिका ने केश आइलैंड का आपने नाम सुना होगा, वहां पे इन्होंने हमला किया। वहां पे इनके अंडरग्राउंड मिसाइल बेसेस हैं, ड्रोन सेंटर है वहां पे। और ये मुहाने पे है, जो ये पर्शियन गल्फ है,
जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके मुहाने पे है। दूसरी चीज, एक चीज और भी समझनी होगी कि वहां पे फ्री ट्रेड जोन भी बना हुआ है और इस ट्रेड जोन से इनका काफी कुछ व्यापार चलता था ईरान का, वहां पे हमला हुआ है। तो ये मिलिट्री कम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसपे हिट सर किया है। आप बात कर रहे हैं मिलिट्री स्टेशंस की, एक और खबर आ भी गई है, एक बड़ी जानकारी दे दो, उसके बाद प्लीज सर कंप्लीट कीजिएगा। कुवैत से भी ईरान पर मिसाइल अटैक हुआ है। अमेरिकी फौज ने ईरान पर मिसाइल दागी है। ईरान के अहम ठिकानों पर प्रहार इसे माना जा रहा है। एक तरह से कुवैत से ईरान पर 6 मिसाइल के हमले बताए जा रहे हैं। इराकी एयर स्पेस से ईरान का ये हमला, सर ये क्या दिखा रहा है? अब इराक हो या वो स्टेशंस हो जो पहले बीच में थोड़े से अब्रप्ट फैसले लेते हुए नजर आए थे, डिसीजंस ले रहे थे, बयानों में तल्खी नजर आ रही थी, सुपर पावर के अगेंस्ट बोल रहे थे, फिर से स्टेशंस दे दिए। सर ये भी तो कूटनीतिक दृष्टि से ही है। जी, ये थोड़ा एस्केलेशन जो है मैट्रिक्स, उसमें एक स्टेप ऊपर बढ़ने का प्रयास है और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी कहीं ना कहीं देखिए ये हिट कर रहे हैं, प्लस वो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम कर रहे हैं। आप देखिए केशम आइलैंड की बात करी, इसके अलावा आप बंदर अब्बास को भी देखिए, तो ये इनके जो नेवल हेडक्वार्टर है वहां पे, और बहुत बड़ा बेस है ये पूरे इनकी नेवी का। यहाँ से पूरा जितना इनका समुद्री क्षेत्र है ईरान का वो संभाला जाता है। और इसमें समझने वाली बात यह है कि सिविलियन साइड से अगर बंदर अब्बास को देखेंगे तो वहां से बहुत बड़ा पोर्ट जिससे इनका कंटेनर ट्रैफिक पास होता है, तो वो भी वहां पे बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये एक स्टेप एस्केलेशन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मिलिट्री कम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हिट हो रहा है। तीसरा आप देखिए चाबहार पे हमला हुआ, अभी आपने ये बताया भी, भारत का भी वहां पे पैसा लगा हुआ है। ये ओपन ओशन पोर्ट है और ऐसा पोर्ट है जो इकलौता डीप सी पोर्ट जिसे कह सकते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े टैंकर्स, बहुत बड़े शिप्स। व्हाट इंपॉर्टेंस इज बंदर अब्बास टू ईरान? इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बंदर अब्बास और चाबहार दोनों ही देखिए, इनके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो चाबहार से भी इनके पास एक रूट था जहां से ये अपना शिपमेंट्स निकाल सकते थे, पर दोनों पे ही हिट किया है। और अगर आप इसकी बात करें बंदर अब्बास की, तो इनका नेवल हेडक्वार्टर है, बहुत बड़ा बेस है, तो वो नेवी प्लस सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, कंटेनर ट्रैफिक दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट था। तो ये एस्केलेशन मैट्रिक्स में थोड़ा सा इन्होंने डाइवर्सिफाई किया है यूएस ने, और लगातार अब जो पहले सिर्फ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे हिट कर रहे थे, अब इन्होंने थोड़ा सा सिविलियन साइड भी बढ़ाना शुरू कर दिया है अपना हमला। अब आप आने वाले दिनों में जो लगातार ट्रम्प कह रहे हैं कि हम इनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हमला करेंगे, प्योर जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसा कि अभी सर बता भी रहे थे, ऐसी स्थिति में अगर हमला होता है तो पूरी दुनिया में ये बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि दुनिया के लिए यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि दुनिया में वो तमाम कंट्रीज जो छोटी इकोनॉमीज हैं, उनकी अर्थव्यवस्था है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पर डिपेंड करती है। एक बड़ी खबर इस बीच, ईरान का अमेरिका को बारूदी जवाब सामने आया है और इस दौरान इराक में अमेरिकी बेस पर ड्रोन्स दागे गए हैं। एबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह हमला किया गया है और इसी के जरिए संदेश देने की कोशिश थी, एक क्लियर मैसेजिंग कि अभी भी समय है, ईरान मान जाए। ईरान का जवाब ये माना जा रहा है और भीषण जवाब माना जा रहा है। साय सर, कमिंग टू यू, अगर मैं आवाज़ की बात करूं या इसके अलावा एक और जो बंदर अब्बास के साथ साथ चाबहार, इन तमाम ठिकानों को टारगेट करके कोशिश क्या की जा रही है, यहाँ से क्या मिलने वाला? और जैसे कि भी विराट बता रहे थे कि पूरी तरीके से अब सिविलियन साइड भी फोकस कर लिया है। हाँ, विराट ने अच्छा कवर किया। दो चीजें हैं, एक अभी इनकी जो नाकेबंदी थी वो 24 घंटे हो गए, पूरी कंप्लीट कर ली है वापस से। तो ईरानियन पोर्ट से ईरानियन शिप्स, ईरानियन फ्लैग टैंकर्स और ईरान का सामान ले जाने वाला कोई भी जहाज अब फिर से वहां से नहीं निकल पा रहा है, ना बाहर ना अंदर। इस दरमियान 2 बड़े जहाजों को वापस किया गया है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ क्रूड के साथ। तो नाकेबंदी अमेरिका ने पूरी कर दी है। मैं एक बार फिर से रिटरेट कर दूं रितु, आपके दर्शकों के समझने के लिए, कि अभी भी मेजरली जो टारगेट्स हैं वो मिलिट्री इन नेचर है। मिसाइल लॉन्चर्स, ड्रोन लॉन्चर्स, रिपेयर यार्ड्स और कुछ अंडरग्राउंड इनके स्टोरेजेस, मेजरली चाहे वो बंदर अब्बास हो या कीश हो या किशम हो, इन सारों में, इंक्लूडिंग 3 दिन पहले जो उन्होंने खाज पे भी एक हमला किया था। तो मेजरली टारगेट्स अभी भी मिलिट्री इन नेचर हैं, अभी उस लेवल का एस्केलेशन नहीं आया है। और यही शायद वजह है कि ईरान की तरफ से भी जो छोटे मोटे रिटेलिएशन है वो भी दे आर ट्राइंग टू कंटेन इट टू द अमेरिकन बेसिस। इंटरेस्टिंग बात यह है
कि इस बार पहली बार आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक ऐसी खबरें हैं, अपुष्ट खबरें, कि कुवैत एंड सऊदी अरेबिया, इन दोनों ने अपने टारगेट्स के हिट होने पे, जो सिविलियन टारगेट्स बाय मिस्टेक हिट हुए हैं, गलत वो टारगेटिंग हुई हो पता नहीं, क्योंकि वन वे ड्रोन से हिट कर रहा है ईरान, उसके जवाब में अमेरिकन फोर्सेस ने तो रिटेलिएट किया ही है। ऐसी अपुष्ट खबरें हैं ऋतु की सऊदी अरेबिया की फोर्सेस ने वापस ईरान में, क्योंकि उनको अपनी जनता को भी जवाब देना है, एंड अमेरिका इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिंग द सिविलियन टारगेट्स ऑफ सऊदी, तो वहां पे अगर ईरान हिट करता है तो सऊदी डायरेक्टली ईरान को हिट करेगा। दिस विल चेंज द नेचर ऑफ द नेक्स्ट राउंड ऑफ वॉर। नहीं तो साथ कौन देगा ईरान का? अभी अभी कौन साथ देगा इस कंडीशन में? इनकी कोशिश थी बहुत कुछ इराक से हेल्प लेने की, परसों वो न्यूट्रलाइज हो गई आफ्टर द इराकी प्रेसिडेंट मेट वन ऑन वन विद ट्रंप इन द व्हाइट हाउस, और वो जो लंबी वार्ता हुई जिसमें ट्रंप ने बहुत अच्छे से इराकी प्राइम मिनिस्टर को मैनिपुलेट किया, आई एम वेरी श्योर कि आपके दर्शकों ने वो देखा होगा। ऑलमोस्ट इराक जो एक लॉन्ग टर्म में ऐसा लग रहा था कि ईरान की तरफ, लेकिन उनके अपने शिया सुन्नी के बड़े इश्यूज हैं। अभी ले दे के एक यमन बचता है, क्योंकि यमन में हुतीज का अच्छा खासा दखलंदाजी है। जस्ट लाइक लेबनान में हिजबुल्ला, वैसे ही यमन में हुतीज, वहां की लोकल जो रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है उसको नहीं मानते हैं। अच्छे खासे एरियाज पे कब्जा कर रखा है, इंक्लूडिंग द मोस्ट मेजर एयरपोर्ट, जहां ईरान अपने वो सुपुर्दे खाक के बाद कुछ टेक्निकल सपोर्ट टीम्स को भेज रहा था, लेकिन एक्चुअली वो वॉरफेयर के एलिमेंट्स कैरी कर रहे थे टू रीआर्म द हुतीज टू स्टार्ट हिटिंग द गल्फ स्टेट्स। अभी आपने कहा ही है सर, इराक से उम्मीद थी, इराक ने उस पर पानी फेर दिया। एंड हियर कम्स इंफॉर्मेशन, एक बड़ी खबर, इरबिल में ईरानी हमले जारी है। ईरानी हमले के बाद धुएं का गुबार भी देखा गया है। इरबिल एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है। ईरानी हमले के बाद फ्लाइट्स कैंसिल की गई है। तस्नीम न्यूज़ के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। और साहिर साहब प्लीज़ कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद दीवान का रुख करेंगे। अभी आप कह ही रहे थे कि इराक से उम्मीदें थी, इराक ने कोई हेल्प नहीं की, हेल्प छोड़िए डिप्लोमेटिक टर्म्स में भी साथ नहीं दिया है। इफ आई कैन टॉक लूज, क्योंकि वो हमारा देश नहीं है, इराक हैज परमिटेड 2 वेरी एक्टिव मोसाद स्टेशंस ऑन द बॉर्डर्स ऑफ इराक एंड ईरान, जो कि काफी एक्टिविटीज में हिस्सा ले रहे हैं, और उनकी अच्छी खासी पेनिट्रेशन हो चुकी है अभी ईरान के अंदर, इंक्लूडिंग वहां मेजर गाड़ियां और टेक्निकल सैटेलाइट इक्विपमेंट्स वगैरह इराक के अंदर मोसाद। सो यू कैन इमेजिन वेयर इट इज हेडेड। ये जो इरबिल पे हमला हुआ है ये बहुत एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो जब से ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर इराक की मीटिंग हुई थी, बगदाद हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, मतलब वो अब अमेरिका के साथ है, अच्छा खासा उनको अपनी इकोनॉमी रिवाइव करने का एक अच्छा मौका मिला। यंग प्राइम मिनिस्टर है, तो वो काफी ओपन माइंडेड है। वी वर टॉकिंग अबाउट हु विल स्टैंड विद ईरान एज ऑफ नाउ, एक्सेप्ट द प्रॉक्सीज, और उसमें हिजबुल्ला खत्म हो चुका है। हिजबुल्ला को तो वन वे ट्रैफिक था, ईरान वाज सपोर्टिंग हिजबुल्ला, ना कि हिजबुल्ला ईरान को कोई मदद करेगा। अभी सिर्फ हूतीज बचे हैं ऋतु, जो इनके गल्फ नेशंस को अच्छा खासा ट्रबल कर सकते हैं। उन्होंने बिना पूछे ये जाने कि उनके सना एयरपोर्ट को किसने मारा, हूतीज ने सऊदी अरेबिया के अबा एयरपोर्ट को मारा। जी मैं आगे डिटेल में आऊंगा अगर टाइम होगा। जय दीवान सर, ये आप जरा कंप्लीट कीजिएगा, आपके शब्दों में समझना चाहेंगे। अभी हूतीज, हमास, हिजबुल्ला, इनके सिवाय ईरान के पास कुछ है चारा, कोई साथ, कोई दोस्त? क्योंकि इस्लामिक उम्मा भी अब काम नहीं कर रहा है। मुझे जरा मौका दें, मैं अभी 20 मिनट 15 मिनट हुए, मैं 2 मिनट बोला, पहले बोल ही रहा था वो, मैं नहीं कुछ टेक्निकल इशू था सर दीवान सर। हाँ ठीक है, तो एनीवे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक होर्मुज के अंदर जो चहलकदमी कर रही थी नेवल वॉरशिप्स अमेरिका की, उससे हटके अभी अमेरिका ने ये प्लान किया है कि जो नेवल रिपेयर फैसिलिटीज हैं, जैसे बंदर अब्बास पे परसों एक ऑटोनोमस यूएसवी अंडर वाटर अनमैन्ड सरफेस वेसल, उससे 3 कोर्सेर से अटैक किया है और उसको उसकी शिप रिपेयर और सबमरीन रिपेयर को डिस्ट्रॉय किया है। इसी हिसाब से जो मरीन डिफेंस की कैपेबिलिटी है ईरान की, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ताकि वो काबिल ही ना रहे कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को कब्जा कर सके। पर इसके चलते नेक्स्ट स्टेप पे जो अगर वो सिविल टारगेट्स को भी करेंगे तो देखिए उसका बड़ा भारी खतरा होने वाला है, क्योंकि उसी तर्ज में ईरान जो है, जो सिविलियन फैसिलिटीज है जीसीसी कंट्रीज की, गल्फ कंट्रीज की, कुवैत है, कतार है, सऊदी है, बहरीन है, तो उनके डिसैलिनेशन प्लांट, उनकी पावर प्लांट जब वो डिस्ट्रॉय होंगी तो ये मिडिल ईस्ट का क्राइसिस गहराएगा, क्योंकि उनको रिकवर करने में ऑयल रिफाइनरीज हैं,
उनको उन गल्फ स्टेट्स को रिकवर करने में, एक तो पैसे की बात है हॉर्मुज से, दूसरा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है तो ऑयल सप्लाई बाधित रहेगी, हॉर्मुज खुल है तो इसलिए कॉशियसली अमेरिका चल रहा है। और अभी आपका सवाल ये है कि ईरान के साथ कौन खड़ा होगा। एकला चलो रे, ईरान के पास तो प्रॉक्सीज है, ऐसा कोई सपोर्ट करने वाला ओपनली कोई नहीं है। अंदर खाने चीन भी हेल्प कर रहा है, रशिया भी हेल्प कर रहा है, उससे ज्यादा ईरान की खुद की ताकत है। 9 करोड़ आबादी है उनकी और उनका बहुत बड़ा जमीन है, इराक से तो कई गुना ज्यादा उनका, 4-5 गुना बड़ा उनका एरिया है। और ओके। उनकी टेक्नोलॉजी बड़ी हाई है। और तैयारी आज से नहीं कर रहे, वो 48 साल से कर रहे हैं, 1988 से कर रहे हैं वो, जो जब टैंकर्स वॉर हुई थी ईरान इराक वॉर से। इसलिए वो अमेरिका को टक्कर दे पा रहे हैं और मेरे ख्याल देते रहेंगे। और इसलिए शायद आने वाले 25, 30, 32 दिन में शायद ये एमओयू कारगर है वो और कोई पीस अकॉर्ड हो। नहीं तो फिर अभी इस्लामिक कंट्रीज क्यों नहीं दे रहे हैं साथ? मेन वजह क्या शिया सुन्नी वाली ही? हाँ, ये तो बिल्कुल आप देखिए, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जो सुन्नी कंट्री हैं, सऊदी के कंट्रोल में हैं, वो तो चाहते ही नहीं ईरान उभरे। इसराइल तो वैसे भी नहीं चाहता है। तो यही मेन चक्कर है। पर ये भी बता दूं, इसके चलते मैं ये भी आपको बता दूं, क्योंकि ये जितना लंबी लड़ाई लड़े और चले, ईरान जो है, ईरान का वर्चस्व ऑलरेडी गल्फ स्टेट्स के ऊपर आ गया है और अमेरिका कम हो गया है। कारण कई कई गल्फ के स्टेट्स डिस्ट्रॉय हुए हैं। ईरान की कैपेसिटी केपेबिलिटी नजर आ गई है सबको, गल्फ स्टेट्स को। और धीरे इससे ज्यादा कि अमेरिकी, सऊदी, जीसीसी कंट्री, सऊदी, बहरीन, कतार यूएसए से मिलके चले, मैं समझता हूँ वो ईरान से मिलके चलना चाहेंगे कि वो पड़ोसी है कई सालों तक। अमेरिका हेल्प कब तक करेगा? अमेरिका का जो रहेगा इंटरेस्ट साउथ चाइना सी में चीन को कंटेन करने लॉन्ग टर्म रहेगा। और अमेरिका फेल भी हुआ है, खुद जो हिट हो रहा है दुबई एक्शन और में काउंटर या एक्शन भी तो जारी है सर। कंट्रीज में, अभी आने अमेरिका वाले बचा समय नहीं में पा क्या रहा। देख रहे हैं? कहाँ जाता हुआ ये युद्ध का पूरा मुहाना नजर आ रहा है आपको? ये तो लगता है, मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी। हाँ, मुझे लगता है ये, देखिए अभी तो आपको 32 दिन और है। 17 जून को शुरू हुआ था ये जो अपना एमओयू था 60 दिन का, आज 16 तारीख है। तो उसके अंदर मेरी समझ में दोनों जानते हैं कि अमेरिका भी फुल वर्चस्व नहीं पा सकता है कितना भी कर ले, और ईरान भी जानता है फुल वर्चस्व नहीं पा सकता है। बातें चल ही रही ओमान के अंदर। तो मुझे लगता है होप है कुछ ना कुछ निकलेगा। और अनलेस कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई अमेरिका की बड़ी बड़ी भारी डैमेज ईरान कर दे, कोई वॉरशिप्स है, कोई आरजीसी वाला कर दे, ठीक है। हालांकि उनकी शिप्स तो कह तो दूर खड़े हुए हैं, तो ये कुछ तभी बात बढ़ेगी। नहीं तो फिर तो ट्रम्प भी बता सकता है अपनी कांग्रेस को, इतना भारी हमला हुआ है, इतने लोग मारे गए, तो हमने एक्शन लेना है। नहीं तो ये कंट्रोल्ड एस्केलेशन जो है, यही जो चलन है, ये मेरा ख्याल चलेगा और शायद बात यही और ज्यादा एजिटेशन की वजह भी बन सकता है। एक बड़ी खबर, हॉर्मुज में नाकेबंदी के बाद यूएस का एक्शन सामने आया। ईरान की तरफ से जाने वाले शिप्स पर एक्शन, नाकेबंदी तोड़ रहे शिप पर मिसाइल हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का ये दावा सामने आया। इस वक्त का सबसे बड़ा दावा अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से, हॉर्मुज में नाकेबंदी के बाद यूएस का एक्शन सामने आया है। मुझे जरा एक बात समझाइएगा विराट सर, द बिगेस्ट एरर जो अमेरिका अभी तक कर सकता है इस सिचुएशन में, वो क्या होगा? कंप्लीट एंड irreversible attack on civilian infrastructure in ईरान। अगर अमेरिका ने उनके ईरान के जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ब्रिजेस हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के इनके जो संयंत्र हैं, उन पे अगर इन्होंने फुल ब्लोन अटैक कर दिया तो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए दिक्कत, जीत तो जरूर हो जाएगी, पर दिक्कत इंटरनेशनल ऑप्रोब्रियम जिसे कहते हैं, इंटरनेशनली आइसोलेशन का चांस बढ़ता है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में इनकी थू-थू हो जाएगी। ये एक एंगल ऐसा है जिसमें इमेज हिट हो जाएगी अगर ट्रम्प ऐसा करते हैं। और देखिए ईरान का जो पहले भी मैं बात कह चुका हूँ, ईरान की जो इकोनॉमी है वो आज से 30 साल 40 साल पीछे चली जाएगी अगर ऐसा अमेरिका करता है। अभी तक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेजरली हमला हो रहा था, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उन्होंने डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है थोड़ा थोड़ा, ऐसी जगहों पे जैसे बंदर अब्बास और चाबहार का मैंने बताया। पर अगर फुल ब्लोन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला होता है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए फिर वहां से लौटना मुश्किल होगा और ईरान के लिए भी वहां से टोटल लॉस हो सकता है, ये मेरा मानना है। और एक चीज और कहूँ, इराक की जहां तक आप अभी बात कर रहे थे, इराक में दो धड़े हैं। एक तो वो जो चुनी हुई सरकार है, उसमें जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं जो यूएस की विजिट पे हैं, वो नहीं चाहते कि प्रॉक्सी ग्राउंड बने
प्रॉक्सी ग्राउंड बने ईरान और यूएस की वॉर में इराक ना पर चाहे वहीं लेकिन पे फिर ऐसे- भी बन तो गया है प्रॉक्सी ग्राउंड मिडिल ईस्ट, नहीं लगता ऐसे? देखिए वहां पे भी ऐसे ग्रुप्स हैं, वहां पे भी ऐसे ग्रुप्स हैं ऋतु जी, जो शिया मिलिशिया है जिसे आप कहते हैं किताइबुल हिजबुल्ला या फिर इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक, ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो लगातार अमेरिकी जो एसेट्स हैं या जो इराक ने उनको मदद करने के लिए यूएस को एसेट्स दिए हैं, उनके ऊपर हमला लगातार जारी है, जिसमें एरबिल वाला जो एयरपोर्ट की आप बात कर रहे थे वो भी शामिल है। और ये गुट लगातार हमला कर रहे हैं, ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से ईरान कमजोर हो, क्योंकि ये शिया बैक है, ये शिया सपोर्टिंग ग्रुप्स है, और आपको पता ही है कि ईरान भी एक शिया कंट्री है, तो ये मदद कर रहे हैं। पर जो ऑफिशियल मशीनरी है इराक की, वो शायद अमेरिका के नहीं तो साथ खड़ी है, वो नहीं ले चाहती दे कि के हम लड़ाई किसी फिर तरीके शिया से- और सुन्नी वाली ही आ जाती है। साहिर सर प्लीज क्लियर कीजिएगा, अभी आप बता रहे थे इराक करना चाह रहा था, उम्मीद भी की गई ईरान द्वारा कि इराक हेल्प करेगा, इराक साथ देगा इस युद्ध में, इराक ने नहीं दिया। अब क्या सऊदी आएगा, बहरीन आएगा, आगे और जो कंट्रीज़ है खाड़ी में, वो लिस्ट छोटी थोड़ी है सर इस्लामिक कंट्रीज़ की, कोई तो आए इस्लाम के नाम पर। आप ट्रेजेडी समझो रितु, बात थोड़ा सा वाइडर लेकिन कम शब्दों में। चाइना एंड रशिया, they have no love for Islam. Rather, they have been warring. They are against the theory, the philosophy, the ideology. दो ही नेशंस खड़े हैं साथ में, वो भी यूनाइटेड नेशंस में जब मामला जाता है तो वो कहानियां सुनाते हैं, एक बार वीटो यूज किया, 2 बार नहीं किया, टू कंडेम द ईरानियन एक्शन। तो दो मेजर नेशंस जो कहीं ना कहीं साथ खड़े दिख रहे थे, उनका अपना पर्पस है। चाइना के का पर्पस है एनर्जी, रशिया का पर्पस है यूक्रेन, इसलिए वो इनके ईरान के साथ खड़े हैं। अदरवाइज दे आर नॉट इस्लाम लविंग कंट्री। तो ये शिया सुन्नी के आपस मुद्दा ये है कि इराक या सऊदी अरेबिया, इनका जो कॉमन एनिमी है वो इजराइल है। इजराइल की वजह से ये एक हो जाते हैं, अदरवाइज ये एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, दे कांट को एग्जिस्ट। व्हेन इट कम्स टू इजराइल, ज्यूज, जॉयनिज्म, तब ये एक होते हैं। लेकिन इसमें एक मेजर टर्निंग पॉइंट है रितु, जो कि कैप्चर नहीं हो रहा है बाहर की मीडिया में। ये जो एयरक्राफ्ट भेजा था ना TU-214, जो रशिया से अचानक तेहरान लैंड किया और तेहरान से बीजिंग चला गया। जो सारी प्रॉब्लम अभी चल रही थी कम्युनिकेशन की, दी IRGC एंड दी सिविलियन गवर्नमेंट, ना ये साथ बैठ रहे हैं, ना ये एक साथ इस तरह का कॉन्फ्रेंस कॉल्स ले रहे हैं। बट व्हाई दिस एडमेंट बिहेवियर, ये रीजन क्या है? I will tell you, yeah. So it is, they are scared of getting killed. तो ये एक साथ बात नहीं कर रहे हैं। आजकल चूंकि हमले बंद हो गए, तो एम्बुलेंस जिसमें ये मूव कर रहे थे लेफ्ट राइट एंड सेंटर, जो IRGC के लोग यहां से वहां एम्बुलेंसेज में जा रहे थे, जिसको इजराइल टेक डाउन कर रहा था। तो अभी एक रशिया ने हेल्प किया इनका कम्युनिकेशन लिंक स्टैब्लिश करने के लिए, वो TU-214 भेजा कि आप लोग इसके थ्रू बातें कर लो, जितनी देर, जितने घंटे के लिए वो वहां पे है। इफ यू हैव टू डिसाइड अबाउट हॉर्मुज, या यू हैव टू डिसाइड अबाउट द फ्यूचर ऑफ द डील जो दोहा में हो रही है, उसके लिए उन्होंने एक कमांड कंट्रोल सेंटर, कम्युनिकेशन सेंटर, TU-214 इज एक्सट्रीमली रेयर एयरक्राफ्ट, टोटल के टोटल 20-22 बचे हैं रशिया में, बट उन्होंने एक रिस्क लेके उसको भेजा कि, और यहाँ काफी देर तक वो खड़ा रहा। तो मल्टीपल टास्क लेके आया होगा, हिडन एजेंडाज लेके आया होगा, तेहरान से कुछ लेके चाइना जाना हो, कोई आइटम, कोई आदमी, कुछ यूरेनियम, आई रियली डोंट नो। और उसके साथ के साथ इनको एक टाइम दिया होगा कि इतने वक्त आप आपस में जो बातें करनी है, IRGC के सीनियर्स को, मिलिट्री वालों से, आर्मी से, ईरान की आर्मी से, या ये अब्बासी एंड गैंग के साथ, या वो जो IRGC का एक रोग है। तो ये एक उन्होंने टैक्टिकल सपोर्ट दिया है, जिसकी वजह से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 1-2 दिन में। आपने दोनों बातें कही, आपने कहा कि रशिया, चाइना, जो अभी इस्लाम के अगेंस्ट लगातार जंग में बताए जा रहे थे कि इंटरनल तौर पर, चाहे एक इनडायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट फॉर्म में एक लड़ाई हो, वो चल रही हो। दूसरी तरफ ईरान एक ऐसा शिया बाहुल्य क्षेत्र की शिया बाहुल्य कंट्री जिसको वो सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट अमेरिका, ये भी एक डिप्लोमेटिक टर्न है क्या आगे आने वाले समय में? इवन इफ ईरान इसमें रिसाइड कर लेता है, रह लेता है, जंग में आगे भी बढ़ लेता है, जीत भी जाता है, इफ इन केस मैं कहूँ सुपर पावर पर, आने वाले समय में क्या गारंटी है कि चाइना और रशिया फिर साथ में आकर ईरान को कर्ब ना करे ऑन दिस मुस्लिम टर्म? एनिमीज एनिमी इज नॉट ऑलवेज अ फ्रेंड, बड़ी प्रोफाउंड कहावत है। दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त नहीं होता। रशिया का इंटरेस्ट है इस वॉर के चलते रहने में, उनका ऑयल सेल। हालांकि इस दरमियान जब उनके सैंक्शंस हटा दिए थे, दोनों मेजर रशियन कंपनीज पे जो US सैंक्शन थे हटा दिए गए थे ड्यूरिंग दिस वॉर, लेकिन उसी दरमियान यूक्रेन ने कुछ EU के ड्रोन्स यूज करके
और रशिया की रिफाइनरीज आउट ऑफ 40-50 रिफाइनरीज उसमें से 20-25 को तोड़ दिया है पिछले 1 महीने में। तो ये बहुत ही डायनामिक स्टेट से हम गुजर रहे हैं इस वॉर के। सारे वॉर्स एक दूसरे से फ्यूज होते जा रहे हैं और ये कहीं गारंटी नहीं है कि चाइना एंड रशिया ईरान को पावरफुल करना चाहेंगे या उसको न्यूक्लियर स्टेट बनाना चाहेंगे फॉर देयर ओन गुड। ईरान कंटिन्यूज टू बी अ रोग स्टेट जिसको शिया डोमिनेशन ऑफ द ग्लोब चाहिए। खमैनी साहब का यही मिशन था, यही फिलॉसफी थी, यही आइडियोलॉजी थी। खमैनी इसी की साहब वजह से की उन्होंने आइडियोलॉजी प्रॉक्सीज जो थी क्रिएट। वो फुलफिल हो पाई नहीं हो पाई, दैट्स अंडर वेरी बिग क्वेश्चन। एक बड़ी खबर इस बीच, उसके बाद दीवान सर आपका रुख करूंगी। हॉर्मूज में नाकेबंदी के बाद यूएस का एक्शन, ईरान की तरफ से जाने वाले शिप पर एक्शन लिया गया। नाकेबंदी तोड़ रहे शिप पर मिसाइल हमला किया गया है। अमेरिका सेंट्रल कमांड का ये इस वक्त बहुत बड़ा दावा, व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठक की है। ईरान पर सैन्य कार्रवाई तेज करने पर चर्चा की गई है और साथ ही साथ आपको बता दें ईरान पर सैन्य कार्रवाई इस बाबत की ईरान को अब वापस लौटने नहीं देना। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा दावा है। दीवान सा सिचुएशन रूम में ये बात हो रही है कि अब ईरान को खत्म करना है। दिस टाइम इट्स डू और डाई फॉर अमेरिका एज वेल। क्षमा करें, रिपीट करेंगी तो साउंड में प्रॉब्लम है थोड़ा। खबर ये थी कि सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि इस दफा अगर हमला होगा तो ईरान का पूरी तरीके से खात्मा होगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हम जो कर रहे हैं उससे ईरान परेशान हो रहा है। ये सब धमकियां हैं। अमेरिका ने जो करना था कुछ रुका थोड़ी है, वो तो कर ही रहा है। तो वो सक्सेस नहीं पा रहा है। ईरान खड़ा हुआ है सामने, ईरान जवाब दे रहा है। और ये जो आप ईरान को सपोर्ट जो रूस और चीन कर रहा है वो ठीक है, अमेरिका को चेकमेट करने के लिए कर रहा है। पर अभी 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद ईरान तो हमेशा एंटी अमेरिका रहने ही वाला है, हमेशा। तो दूरगामी तरीके से चीन और रूस जो है ईरान को खड़ा करेंगे। और आप देखना चाहते हैं न्यूक्लियर कैपेसिटी है महीनों में। ईरान अभी भी अगर वॉर भी चलता रहे अभी भी न्यूक्लियर वेपन हासिल कर सकता है। और जब वो हासिल कर लेगा ये ईरान की लड़ाई तब रुकेगी। क्यों? ये न्यूक्लियर डिटरेंस की बात है और वो भी उस तरफ ही बढ़ रहा है वो। और अमेरिका, रूस का और चीन का सपोर्ट है। ये जरूर इस खेमे में गल्फ में कितने सालों तक गल्फ कंट्रोल किसने किया है? पेट्रो डॉलर जो है अमेरिका का एक छत्र राज का कारण क्या है? पेट्रो डॉलर अमेरिका कंट्रोल करता रहा है। अब उस पर जब रूस और चीन का मौका आएगा दूरगामी तरीके से उसको कंट्रोल करेंगे। काफी इन्वेस्टमेंट भी ईरान में है, रेयर्स भी काफी वहां पे हैं, एग्रीकल्चर भी सप्लाई करता है काफी ईरान चीन को। और ईरान ने काफी सपोर्ट किया है रूस को अपने वेपन्स देके, ड्रोन्स देके टू फाइट अगेंस्ट यूक्रेन। चीजें तो कभी बदल सकती हैं, दुश्मन परमानेंट। इरबिल पर बात क्यों हो रही है? सिर्फ इरबिल पर ही क्यों टारगेट? दीवान सर, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन विराट सर, इरबिल क्यों टारगेट बन गया है एकाएक? देखिए मेरे हिसाब से जो इराकी स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, वो अमेरिका के उन एसेट्स को हैम्पर करने की या कोशिश कर रहे हैं जो मदद कर रहे थे यूएस की। अब इसके बीच में आप ये देखिए कि जो ओवरऑल हमले हुए हैं एरबिल पे वो इन्हीं स्प्लिंटर ग्रुप्स के द्वारा किए गए ताकि अमेरिका को एड ना मिल पाए। ये मेरा अपना असेसमेंट है। बाकी अभी आने वाले समय में किस तरीके से ये आने वाले समय में ये भी देखना है कि ये जो बारूदी लड़ाई है ये कहाँ जाकर रुकती है। क्या ईरान झुकता है या अमेरिका इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई और स्टंट करता है? क्योंकि अभी धमकियां तो चल रही हैं, लेकिन स्थिति व्हाइट हाउस में क्या चल रही होगी, किस तरीके से गहमा गहमी वाला माहौल होगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो जो कहना होता है वो कह देते हैं। अब इसे सेंट्रल कमांड, CIA, पेंटागन कैसे लेती है ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही जुड़ने के लिए। जॉर्डन पर आज भी ईरान का हमला, अमेरिकी बेस पर ईरान ने मिसाइल दागी है। जॉर्डन में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया। कम्युनिकेशन सिस्टम, फ्यूल स्टोरेज टैंक पर भी अटैक किया गया, हमला किया गया। वेस्ट एशिया में लगातार इस तरह की स्थिति बनी हुई है, तनावग्रस्त स्थिति, जहां पर जॉर्डन पर आज भी ईरान का हमला हुआ है। जहां भी अमेरिकी बेस बने हुए हैं मिडिल ईस्ट में, उन जगहों को चिन्हित कर रहा है ईरान और उन पर अटैक कर रहा है। अमेरिकी बेस पर ईरान ने मिसाइल दागी है। जॉर्डन में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया।
अब इसमें जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, फ्यूल स्टोरेज टैंक है, उन पर अटैक किया गया है और इसी के साथ दूसरे इलाके जो है वो भी लगातार ईरान के निशाने पर हैं। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन हाजिर हो रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।